Good morning to all. We'll start with, or we'll continue with our syllabus. पिछली बार हम लोगों ने चार्ज की बात की थी. चार्ज की प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन लिया था. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. चार्ज मिनिमम चार्ज जो रह सकता है दैट इज E Q is equal to n से n की वैल्यू 1 डाल दो तो दैट इज E. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उसी से ही आया था. फिर देन चार्ज इज एडिटिव, इट इज कंजर्व्ड, ट्रांसफरेबल है. यही सारी चीजें. अब किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है? फ्रिक्शन से, मतलब रब कर दो, कंडक्शन से टच करो और अलग करो, और इंडक्शन से बिना टच किए. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब जो सबसे पहली चीज है दैट इज कूलम्स लॉ. दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब मैंने क्या बताया, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. मतलब इनके बीच में कुछ तो फोर्स है ना भैया. अगर एक दूसरे को धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में कुछ तो फोर्स है. ठीक है, उसी फोर्स के बारे में जानकारी हमें कूलम ने दी थी. तो अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. देखो अगर Q1 है, Q1 बढ़ाया तो भैया फोर्स बढ़ेगा इन दोनों के बीच में. सिमिलरली अगर मैंने Q2 बढ़ाया या घटाया तो उस हिसाब से फोर्स भी बढ़ेगा और घटेगा. और अगर मैं दोनों के बीच की दूरी बढ़ाता हूं तो उन दोनों के बीच में फोर्स घटेगा. मतलब दूरी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो इट वाज फाउंड दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तीनों को कंबाइन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा. तो F इज K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. ये हो गया कूलम्स लॉ. Force between two charged particles is directly proportional to product of the magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. देखो जाने पहचानी सी इक्वेशन है. ग्रेविटेशन में भी ऐसी था. हम लोग आएंगे अभी इसी लेक्चर में उस पे. अब देखो फोर्सेस K Q1 Q2 by r square थोड़ी इस पे डिस्कस कर लेते हैं. K जो है इट इज 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं. प्रोनाउंसिएशन बहुत जगह एप्सिलॉन भी होगा. ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू ऑफ K. दैट इज द वैल्यू ऑफ K. और एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बेसिकली वैक्यूम. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बेसिकली वैक्यूम. और इसकी वैल्यू होती है 8.854 into 10 to the power -12. और K का उल्टा डायमेंशन में तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला तो आप लोग निकाल सकते हो कि कूलम को क्या लिख दोगे I into T. न्यूटन mLT -2 और मीटर तो है ही L. तो ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट. परमिटिविटी मतलब वो कितना फील्ड लाइंस अलाउ करेगा. फील्ड लाइंस क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे कि कितनी फील्ड लाइंस अलाउ करेगा. मतलब अगर वैक्यूम में ये है तो मीडियम में तो कुछ और होगा ना. क्योंकि हर मीडियम कितना अलाउ करे वो अलग है. पानी में डाल दो तो पानी उतना चीज अलाउ नहीं करेगा जितना एयर अलाउ कर रहा है. डाइपोल इंटरेक्शंस आते हैं. तो मतलब फोर्स जो वैक्यूम में है और जो फोर्स जो मीडियम में वो अलग होते हैं. तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इट इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K. ये K और ये K अलग है. ये K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब कुछ चीजें हैं जो ध्यान दे लो. Q1 Q2 दो चार्जेस हैं जिनके बीच की दूरी r है. अगर Q1 बहुत बड़ा है, मैसिव है, या फिर Q2 बहुत मैसिव है, दोनों में से कोई भी एक बहुत मैसिव है या दोनों ही मैसिव है, या दोनों बहुत पास रखे हुए हैं, या फिर दोनों बहुत पास रखे हुए हैं, तो एक का Q दूसरे में इंडक्शन लाएगा. मतलब ये इसके चार्ज को ऑल्टर कर सकता है ना यार.
तो इसीलिए तब ऐसे केसेस में कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता। कूलम्स लॉ कब वैलिड होगा? या तो इनके मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, या फिर ये इनके मैग्नीट्यूड आर के कंपैरिजन में बहुत कम हो। समझ में आया? या तो खुद इनके मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, या फिर इनके मैग्नीट्यूड किसके कंपैरिजन में बहुत कम हो? आर के कंपैरिजन में। तो ऐसी चीज हमारी क्या कहलाती है? पॉइंट। याद है हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट पे डिस्कशन किया था कि मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं कि नहीं, क्लासरूम के हिसाब से नहीं हूं, ग्राउंड के हिसाब से नहीं हूं, लेकिन एक शहर के बीचों बीच खड़ा कर दूं तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं। इसी तरीके से Q1 Q2 पॉइंट है कि नहीं, वो किससे कंपेयर करेंगे? उन दोनों के बीच की दूरी से। तो कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ध्यान देना, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 से वो इधर लगेगा, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, धक्का देगा ना इधर, और Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो इधर लगेगा, F12, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो ये दोनों फोर्स एक इधर एक इधर, F12 क्या होगा? K Q1 Q2 by r square। F21 क्या होगा? K Q1 Q2 by r square। हाँ, मतलब दो फोर्सेस जो हैं उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं एंड दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। अब ध्यान दो, ये जो फोर्स है वो इसी लाइन पे एक्ट करता है ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ऐसा नहीं है कि F21 इधर जाएगा या F12 इधर जा रहा है, नहीं, ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। It acts on the line joining the two charges। ऐसे फोर्सेस को कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब ध्यान दो, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। तीसरा, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। पहले मतलब जब मैंने स्प्रिंग और ये सब पढ़ाए थे तब एग्जांपल दिया था कि इट इज a conservative force। फोर्थ मीडियम डिपेंडेंट है, फोर्थ मीडियम डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब ध्यान दो, ये सारी चीजें मेरे पास आई। अब F21 इधर है, F12 इधर है, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, फिफ्थ F12 is negative of F21, not mod, vector form। F12 is negative of F21। ऐसा फॉर्म किसका होता है? सोचो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। हालांकि ये हम लोग डिराइव भी करेंगे जब मैं वेक्टर फॉर्म बनाऊंगा। फिलहाल जो पॉइंट्स निकले हमारे पास वो ये है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ बात हुई। अब मैंने क्या बताया कि भैया ये फोर्स आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, किससे? ग्रेविटेशनल से। लेकिन ग्रेविटेशनल और इसमें एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल इज ओनली अट्रैक्टिव, व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब इसका कुछ बुक्स में आपको या फिर थोड़ा ऊपर हाई लेवल वाली बुक्स पढ़ोगे तो ऐसा रीजन दिया जाता है कि चार्जेस तो दो तरीके के हैं, इसलिए अट्रैक्शन रिपल्शन दिख जाता है। मास तो एक ही टाइप का होता है, तो इसलिए ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। थोड़ा एब्सर्ड या वेग लगता है लेकिन है। अब यहां देखो Q1 Q2। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्रेविटेशन, कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपेयर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंपेयर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स या टू इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स ले लेते हैं, क्या ले हाँ प्रोटॉन्स ही ले लेते हैं। बिटवीन टू प्रोटॉन्स केप्ट डिस्टेंस आर अपार्ट, केप्ट डिस्टेंस आर अपार्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। अब ध्यान दो, कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है और कौन सा फोर्स कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। बेटा ये सब चीजें आपको याद रखनी है।
और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल, इट इज G m1 m2 by r square। m1 m2 कितना हो गया 1.67 into 10 to the power minus 27 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया K q1 q2 by r square 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लो तो वी हैव Fe अपॉन Fg, ठीक है। रेशियो ले लें तो r तो r कट जाएगा, ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्या बचेगा K है 9 into 10 to the power 9, ये है 1.6 into 10 to the power minus 38 और into 1.6, अरे स्क्वायर है ना, और 19 का मैंने 38 कर दिया, और यहां पे कितना बचा G कितना हो गया 6.6 into 10 to the power minus 11, और यहां पे कितना आ जाएगा 1.67 into 1.67 into 10 to the power minus 54, ठीक है। अब देखो 1.6 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये मैं काट देता हूं, 1.6 1.7 काट दिया मैंने, 6.6 अगर मैं इसको 7 ले लूं तो 7 और 9 7 1 9 में से 7 गए 2 तो 1.3 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 1.3 के आसपास आ जाएगा। अब ध्यान दो तो Fe अपॉन Fg इट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, इट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 1.3 into 10 to the power minus 39, सॉरी 38 और ये minus 29 और अपॉन 10 to the power 54 और ये कितना हो गया 4 1 5 65, तो आई कैन सिंपली राइट Fe अपॉन Fg किसके बराबर हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.3 into 10 to the power 29 और 65 36, हाँ 10 to the power 36। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल से बहुत बड़ा फोर्स है, मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस किए हैं, लेकिन इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन से बहुत बड़ा फोर्स है, काफी बड़ा फोर्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही इक्वेशन एचसीडी में भी है कि कंपैरिजन। अब मैंने दो प्रोटॉन्स लिए, हो सकता है वहां दो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ तब आप कैलकुलेशन ढंग से करना, मैंने अप्रोक्सीमेशंस काफी लिए थे। कूलम्स लॉ। अब दूसरा देखो, एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू में आया हुआ है, फाइंड F minimum that can exist between any two charges kept 1 meter apart। ये जेडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में भी आया हुआ है, सीईटी में भी आया हुआ है। भैया कौन सा मिनिमम फोर्स है जो कोई दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है 1 मीटर। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज k q1 q2 by r square, r की वैल्यू तो 1 मीटर गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है। अब फोर्स मिनिमम के लिए k भैया वो तो कांस्टेंट है 9 into 10 to the power 9, चार्ज मिनिमम हो तो फोर्स मिनिमम है, कॉमन सेंस भैया, अगर चार्ज मिनिमम है तो ही फोर्स मिनिमम होगा ना, k कांस्टेंट है r गिवन है, तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है E, चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है E, क्वांटाइजेशन है q is equal to n, n is 1, तो फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा k e स्क्वायर, है ना, आंसर इज k e स्क्वायर। k की वैल्यू आप चाहो तो 9 into 10 to the power 9 डाल सकते हो, समझ में है। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट between any two charges which are kept 1 meter apart। अब इसके एक दो क्वेश्चन और देखो, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, एक चार्ज है जिसपे 1 kg मास 1 कूलम, दूसरे चार्ज से दूरी पे है 1 माइक्रो कूलम ले लेते हैं, या चार्ज छोटा ले लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ कूलम्स लॉ वैलिड हो जाए, और इसमें ले लेते हैं 2 किलो और 10 लेट्स से 2 माइक्रो कूलम,
ठीक है, इन दोनों चार्ज को रखा और रिलीज कर दिया, ठीक है, और क्या किया, रिलीज कर दिया, इट इज रिलीज, ऐसे पकड़ा हुआ छोड़ दिया, तो भागेंगे, ऑब्वियस चीज है, भागेंगे, तो भागेंगे तो पहले स्पीड गेन करेंगे ना, जैसे ठप से भागा फिर कम होती जाएगी। अब जैसे ये भागे तो यहाँ पे जैसा था छोड़ा हो भागा, तो ये भागा, लेट्स से इसकी स्पीड हुई 4 मीटर पर सेकंड, तो जब इसकी 4 मीटर पर सेकंड है उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी? दो चार्जेस को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ दिया तो ये ऐसे भागे, तो जब इस वाले की 4 थी तो इस वाले की कितनी होगी? अब मुझे पता है इस पे जो फोर्स है वो इधर है, इस पे जो फोर्स है इधर है, तो सिस्टम का नेट फोर्स 0। तो अगर सिस्टम का नेट फोर्स 0 है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी अप्लाइड। तो इनिशियल मोमेंटम 0, क्यों, रेस्ट में, फाइनल 2 किलो इधर भाग रहा है और 1 किलो इधर भाग रहा है, तो 1 into -v, अरे लेफ्ट हैंड साइड भाग रहा है ना, तो v कितना आ गया देखो 8। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ कांसेप्ट नहीं, सिर्फ यही है कि भैया नेट फोर्स 0 आएगा, बाकी तो है तो मैकेनिक्स ही, इसमें पूरा मैकेनिक्स का ही खेल चलेगा, तो मैकेनिक्स आनी जरूरी है। नेक्स्ट देखो वेक्टर्स, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब आपको वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर का ज्ञान होना आवश्यक है। अब ये हो गया, ठीक है, ये है मेरे पास 3 चार्जेस है q q q, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, तो क्या हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो इन दोनों के बीच का फोर्स अगर मैं लिखूं तो क्या है, kq² बाय r², इसको बोल दिया है, इन दोनों के बीच का फोर्स 1, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, ठीक है, और 1 और 3 के बीच का फोर्स kq² बाय r², क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने दोनों को f बोल दिया, दोनों सेम है तो मैंने दोनों को f बोल दिया। ये q और ये q रिपेल करेंगे ना, तो हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड f net on 1, ठीक है, 1 पे जो नेट फोर्स है वो आएगा। अब देखो इस q और इस q के बीच में फोर्स, इधर फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, इधर आएगा रिपल्सिव, और सेंट्रल है along the line joining the centers, f ले लिया, 3 और 1 का अगेन इधर f क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, तो f और दोनों के बीच का एंगल 60, तो वेक्टर लगा दो, तो नेट फोर्स ऑन 1 कितना आ जाएगा, f net on 1 कितना आ जाएगा, √f² प्लस 2f² cos 60, cos 60 हो गया हाफ, ये कट गया, ये आ गया √3f, और ये कितना हो गया √3kq² बाय r², खत्म, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब ऐसे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, पेंटागन, हेक्सागन, जो लेना है बोलो। अब लेट्स से हम लोग एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पे आया ये सेम ऐसा ही, साइड ए, एक चार्ज Q, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है Q, तो सेम वही F net निकालना है 1 पे, F net निकालना है 1 पे। अब देखो जितना फोर्स 2 की वजह से रहेगा उतना ही फोर्स 4 की वजह से भी रहने वाला है, देखो ना, दूरी से मैग्नीट्यूड सेम, तो मान लेते हैं ये फोर्स इधर है F और ये भी फोर्स इधर है F, where F is what, kq² बाय r², सॉरी a², ठीक है, लेकिन 1 पे जो 3 का है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग होगा, क्यों, दूरी अलग है, उसको बोल देते हैं f', दैट इज kq² बाय √2a का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा kq², हाँ, और वो f' इधर आ गया along the line joining the centers, ये, तो f net on q क्या होगा, f और f का रिजल्टेंट √2f, अरे 90 पे है ना, तो f net देखो डायग्राम से कितना आ गया √2f प्लस f', वैल्यू डाल दो, तो √2 kq² बाय a² तो कॉमन आ गया, kq² बाय a², तो अंदर क्या बचा, √2 प्लस 1/2, खत्म, दिस इज योर आंसर। ऐसे कहीं पे भी निकाल सकते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर एक होमवर्क में भी मिलेगा आपको।
और होमवर्क में मेरे ख्याल में एनसीईआरटी में भी है वैसा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, इस बार क्यू 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 और यहां रख दिया मैंने सेंटर पे माइनस क्यू। ठीक है, सेंटर पे मैंने क्या रख दिया, माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड इनसे अलग है। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन दिस। इस पे एफ नेट कितना आएगा। पॉज करो, डायरेक्शन के साथ देखो और ट्राई करो। अब ध्यान दो, इस क्यू और इसके बीच में कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव, तो ये वाला क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस क्यू और इसका अट्रैक्टिव तो अपनी तरफ खींचेगा। ये क्यू भी अट्रैक्टिव क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है और ये भी अट्रैक्टिव है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। तो इसको पूरा ऐसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। मैग्नीट्यूड सेम है, k स्मॉल q कैपिटल Q, और ये दूरी का स्क्वायर। समझ में आया, हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको ट्राई करना है और लेक्चर्स ढंग से देखो, है ना, पॉज करके देखो। जैसा ये सहूलियत है तुम्हारे पास, और YouTube में आपको पता है आप स्पीड भी मॉडिफाई कर सकते हो, स्लो भी करके देख सकते हो। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, लेट्स से हेक्सागन ले लेते हैं। होमवर्क है, आपको खुद करना है। रेगुलर हेक्सागन है ये, ऑफ साइड ए, ठीक है, और यहाँ पे चार्जेस हैं, हेक्सागन ऑफ साइड ए, और यहाँ पे क्या है, चार्जेस है। बीच में कोई एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। तो क्वेश्चन है फाइंड एफ नेट, फर्स्ट पार्ट, एफ नेट ऑन Q। सेकेंड पार्ट, find F net on Q when one of the charges small q is removed। ठीक है, पहला पार्ट है कि इस Q पे फोर्स निकालो, वो सभी को पता है कि आंसर आने वाला। सेकेंड पार्ट, अब एक Q हटा दिया है, अब फोर्स निकालो। ठीक है, तो ये शायद एनसीईआरटी में भी है ऐसा एक क्वेश्चन। तो ये आपको ये होमवर्क में करना है और मुझे शाम तक इसका आंसर आपको मैसेज करना है। समझ में आया? बाकी एनसीडी जो होमवर्क है मैं आपको अभी मैसेज करूंगा। एंड विद दिस वी कंक्लूड टुडेस लेक्चर। थैंक यू।